वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, पियाजे's theory is based on dash children should be able to construct knowledge that is dash to them. Activities in a classroom should challenge students to accept डैश बिटवीन स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में 3 फिल अप द ब्लैंक्स है और ये पियाजे के थ्योरी से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि पियाजे का थ्योरी इस चीज़ पर बेस्ड है कि बच्चे को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में बच्चे सक्षम है अगर उन्हें डैश एक्टिविटी में क्लास में एंगेज किया जाए जो अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में किस चीज़ को दिखाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉग्निशन, थिंकिंग को, नोन जिन चीज़ों को बच्चा जानता है, और जो डिफरेंसेस हैं ऑप्शन नंबर 2 को देखें, स्टेजेस की बात करें, अननोन की बात करें, डिफरेंसेस की बात करें। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखें तो पियाजे का थ्योरी कहीं ना कहीं डिस्कवर लर्निंग पे भी फोकस करता है और पियाजे बच्चे को एक स्मॉल साइंटिस्ट कहते हैं, तो यहाँ पे डिस्कवरी पे विशेष जोर है। दूसरी बात, नॉन एक्सपीरियंस या अननोन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा जोर ना हो के अगर वो बच्चे के लिए मीनिंगफुल है तो वहाँ पे पियाजे बच्चे के मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस पे या मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा जोर देते हैं। And the third thing, differences. So the best option will be as per this question, discovery, meaningful and differences. अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसे देखें तो पियाजे's theory based on discovery, children should be able to construct knowledge that is meaningful to them. Activities in a classroom should challenge students to accept differences between students. बच्चों के बीच में डिफरेंसेस का मतलब किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे डाइवर्सिटी है, हर बच्चे का अपना अलग इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन है, अपने इंडिविजुअल कॉग्निशन है और चीज़ों को देखे जाने का अपना अलग एक ढंग भी है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये थोड़े से बेहतरीन कैटेगरी के क्वेश्चन ध्यान देंगे। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑन नोवेल प्रॉब्लम, नोवेल प्रॉब्लम्स में अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना एज अ रिजल्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू रूल, किसी न्यू रूल को एक्वायर करके या स्ट्रेटजी फ्रॉम द अर्लियर सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम, किसी सिमिलर प्रॉब्लम जिससे हम लोग पहले ही एनकाउंटर कर चुके हैं और उसको सॉल्व करते हुए किसी न्यू प्रकार की स्ट्रेटजी या रूल को इन्फर करके कुछ नए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अपने परफॉर्मेंस को अगर इम्प्रूव करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी, जिसे हम लोग कई बार डाइवर्जेंट थिंकिंग, कई बार क्रिएटिंग या कई बार हम इसे इफेक्टिव सरप्राइज भी कहते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है कि कुछ वाइल्ड आइडियाज जो समथिंग अनबॉक्स तरीके से प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को सामने रखता है। एनालॉजिकल प्रोसेस या एनालॉजिकल थिंकिंग है जिसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी से भी कई बार जोड़ते हैं। वो क्या कहता है कि अगर ए बी सी डी ये 4 प्रॉब्लम है और ए और बी प्रॉब्लम और सी और डी प्रॉब्लम एक जैसा है, तो ए और बी प्रॉब्लम अगर सिमिलर है और सी और डी प्रॉब्लम भी अगर सिमिलर है तो इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम एक ही प्रकार की सिमिलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनालॉजिकल प्रोसेस। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान आपके पास एक नई स्ट्रेटजी, एक नई रूल आती है और उसी नई स्ट्रेटजी या उसी नई रूल को आप किसी दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं। स्ट्रेटजी आप वहां पे शेयर नहीं कर रहे, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो रूल आपने सीखा उसको किसी क्रिएटिव या इनोवेटिव प्रॉब्लम पे अप्लाई कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? तो यहां पे अगर लर्निंग टू लर्न को देखें, सीखने के लिए सीखने को देखें, तो लर्निंग टू लर्न का मतलब होता है लर्निंग टू लर्न एन एबिलिटी टू परस्यू एंड परसिस्ट इन लर्निंग टू ऑर्गेनाइज ओन्स लर्निंग। Learning to learn engages learners to build on prior learning and life experiences in order to use and apply knowledge on variety of context. So as per this question the right answer will be option number C। यहाँ पे एनालॉजिकल प्रोसेस लग सकता है, लेकिन एनालॉजिकल प्रोसेस क्या कहता है कि अगर प्रॉब्लम सिमिलर है तो आपकी स्ट्रेटजी भी सिमिलर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉब्लम सेम रहा होगा लेकिन आपने उस प्रॉब्लम से कुछ स्ट्रेटजी बनाई, कुछ सीखी और उसी किसी नई प्रॉब्लम पे आप क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं या एनफोर्स कर रहे हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी लर्निंग टू लर्न। Next question, dash is a
special type of dash that requires that one make inference. ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट सम वाइल्ड आइडियाज. और रीजनिंग का मतलब क्या होता है? रीजनिंग का मतलब ही एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रीजन लगा के, तर्क लगा के कुछ इन्फर करते हैं, कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, कुछ चीज़ों को निकालते हैं. यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक है जिसे ऑसबॉर्न ने दिया था. और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कलेक्ट्स ऑल पॉसिबल आइडियाज देन इवेलुएट देम. रीजनिंग की बात यहां पे करें तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्रिएटिविटी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रीजनिंग, ये नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस, ये भी नहीं होगा यहां पे. अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो रीजनिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट रिक्वायर्स दैट वन मेक इनफेरेंस. एंड ऑप्शन नंबर डी प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस. देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग से हम लोग कभी भी इन्फेरेंस नहीं निकालते हैं, रीजनिंग से हमेशा हम लोग इन्फेरेंस निकालने की कोशिश करते हैं. अगर रीजनिंग की बात करें तो वो भी कई बार 3 प्रकार का होता है: इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजिकल रीजनिंग और थिंकिंग. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. एंड इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस. न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि खाने वाली कोई चीज़ है, उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूं कि कलम है, कलम को देखकर या फिर सिर्फ घंटी की आवाज़ को सुनकर हमारे मुंह में पानी नहीं आएगा, उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं. ये सिंपल सा क्वेश्चन एसएस थ्योरी या पेवलव के क्लासिकल कंडीशनिंग से है. क्वेश्चन क्या है? एन इनिशियली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट एक्वायर्स रीइंफोर्समेंट वैल्यू by virtue of its repeated association with other dash. अगर पेवलव का आपको इक्वेशन याद होगा, UCS, UCR, CS प्लस UCS, UCR एंड फाइनली CS देन CR. यहां पे एक्सपेरिमेंट में इक्वेशन के माध्यम से कौन सी बातें कही जा रही है कि खाने की चीज को देख के किसी जानवर के मुंह पे पानी आना. लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर हम वहां पे कोई एक ऐसा चीज रखते हैं जो खाने की चीज नहीं है, अगर सिर्फ वहां पे घंटी बजाते हैं, तो घंटी की आवाज सुनकर किसी या जानवर के मुंह में या वहां पे डॉगी के मुंह में पानी नहीं आया. लेकिन कहा जाता है कि अगर घंटी बजाने के साथ, अगर बेल बजाने के साथ अगर वहां पे फूड दिया जाए या फिर अगर वहां पे मीट पाउडर दिया जाए, तब वहां पे डॉगी के मुंह में पानी आएगा, सलाइवा आएगा. और बाद में इसी यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस याद रखिएगा. इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है कि अगर शुरू में न्यूट्रल स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है तो उसको देखकर कोई रिएक्शन नहीं होता है. लेकिन न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ साथ अगर प्राइमरी स्टिमुलस को या खाने को प्रेजेंट किया जाता है और दोनों को साथ साथ दिया जाता है, तो इसी प्रोसेस के लिए पेवलव एक टर्म यूज करते हैं. हम इसी को कॉन्टिग्यूटी कहते हैं. क्या बोलते हैं? इसी को कॉन्टिग्यूटी कहते हैं. और कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ टू इवेंट्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड पेयरिंग. यहां पे बेल का बजना, खाने का दिया जाना, बेल का बजना, खाने का दिया जाना. जब ये दोनों चीजें साथ साथ होती है और लगातार होती है तो उनके बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप डेवलप होता है. हम इसी को कंटिग्यूटी कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं, कंटिग्यूटी कहते हैं. और इसी कॉन्टिग्यूटी के बाद ही जब सिर्फ बेल बजाया गया बट खाना नहीं दिया गया कुछ दिनों तक, तो उसके फिर बेल की आवाज सुनते ही उस कुत्ते के मुंह में क्या आ रहा है? पानी आ रहा था. यहां पे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रल स्टिमुलस जो बाद में चलकर एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि एक नई स्टिमुलस की तरह रिएक्ट करने लगता है ड्यू टू कंटिग्यूटी प्रोसेस, उसे क्या बोलेंगे? तो यहां पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो नहीं होगा. वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि जब किसी को देखकर हम रीइंफोर्स होते हैं, मोटिवेट होते हैं, चीजों को करना चाहते हैं. प्राइमरी रीइंफोर्सर यहां पे जनरली फूड होता है, लेकिन फूड के साथ साथ अगर सेकेंडरी अगर आप बोले या बेल को अगर वहां पे दिया जा रहा है या बेल बजाने के बाद अगर खाना दिया जा रहा है, तो बेल वहां पे कुछ दिनों के बाद या कुछ ट्रायल्स के बाद वहां पे सेकेंडरी रीइंफोर्सर या सेकेंडरी स्टिमुलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी रीइंफोर्सर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग
डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। इन चारों में कौन सा एक ऐसा ऑड है जो उन तीनों के साथ मिसमैच कर रहा है या मैच नहीं कर रहा है। अगर हैबिचुएशन की बात करें तो हैबिचुएशन एक लर्नड बिहेवियर है, किसी स्टिमुलाई के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे हैबिट का पार्ट बन जाता है, हम हैबिचुएट हो जाते हैं, उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्स धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हैबिट का पार्ट बन जाता है। ऑपरेंट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वॉलेंट्री बिहेवियर जो जनरली हमारी कंट्रोल में होता है, और इमिटेशन का मतलब जो भी सूदिंग रिस्पॉन्स होता है जिसे हम लोग जनरली फॉलो करना चाहते हैं, या जिसके प्रति हमारा बिहेवियर जनरली क्या होता है, चैनलाइज होता है। हैबिचुएशन की बात करें, ऑपरेंट की बात करें और इमिटेशन की बात करें, ये बिहेवियरिस्टिक प्रोसेस पे ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ पे हमारा मेंटल या कॉग्निटिव प्रोसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हमारे यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें परसेप्शन की, तो परसेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन के द्वारा जो भी हमें मैसेज दिया जाता है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना, उसे मैनेज करना और उसे अपने अकॉर्डिंग एक मीनिंग प्रोवाइड कराना, इसे ही हम परसेप्शन कहते हैं, जो अपने आप में एक कॉग्निटिव प्रोसेस ज़्यादा है। तो एज पर दिस क्वेश्चन जो परसेप्शन है वो यहाँ पे ऑड है। सो द राइट आंसर विल बी परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, रीइंफोर्स लर्निंग प्रोग्रेस विच अकर्स ओनली व्हेन स्टूडेंट इज नॉट मिसबिहेविंग। लर्निंग प्रोसेस रीइंफोर्स तब होता है जब बच्चा मिसबिहेव नहीं कर रहा है। इस एग्जाम्पल को आप पनिशमेंट के किस एग्जाम्पल के कंपैरिजन में या पनिशमेंट के किस एग्जाम्पल का ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं। हमने लर्निंग प्रोग्रेस को रीइंफोर्स किया तब जब बच्चा मिसबिहेव नहीं कर रहा है, कोई भी गलत आचरण नहीं दिखा रहा है। दिस एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू विच ऑल्टरनेटिव्स ऑफ पनिशमेंट। ये पनिशमेंट के किस ऑल्टरनेटिव के साथ कनेक्ट है। चेंज द डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलाई को चेंज करना, ये नहीं होगा। एक्सटिंग्विश द अनवांटेड बिहेवियर, जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पनिशमेंट का कौन सा अल्टरनेटिव यहाँ पे देखा जा रहा है। नो वन इज सपोर्टिव नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, कंडीशन एंड इनकम्पेटिबल बिहेवियर, एक ऐसा इनकम्पेटिबल बिहेवियर जो लर्निंग प्रोग्रेस या कोई भी एक ऐसा अनवांटेड बिहेवियर जो लर्निंग प्रोग्रेस को रोक रहा है, हम उस अनवांटेड बिहेवियर की कुछ ऐसी कंडीशनिंग करें और वहीं पे पनिशमेंट देके उस अनवांटेड बिहेवियर को ख़त्म करें। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि पनिशमेंट के ऑल्टरनेटिव में आप कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वाइगोत्स्की थ्योरी द कॉग्निटिव सेल्फ गाइडेंस सिस्टम इज कॉल्ड। वाइगोत्स्की के थ्योरी में जो हमारा कॉग्निटिव सेल्फ गाइडेंस जो सिस्टम है वो जनरली क्या कहलाता है। अगर पहले ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे है गाइडेड पार्टिसिपेशन। गाइडेड पार्टिसिपेशन का मतलब यहाँ पे होता है एक प्रकार का सोशल कॉग्निशन, एक प्रकार की सोशल एक्टिविटी जिसमें कोई भी जो एक एक्सपर्टीज होता है वो उन बच्चों की हेल्प करता है जो अकेले किसी कारण से लर्न करने में उतनी कैपेबल नहीं है, किसी प्रकार के प्रॉब्लम को फेस टू फेस कर रहे हैं, हम उसे ही जनरली क्या कहते हैं, गाइडेड पार्टिसिपेशन कहते हैं। अगर स्कैफोल्डिंग की बात करें तो स्कैफोल्डिंग वर्ड को क्वाइन करने का क्रेडिट 60s के डिकेड में जेरोम ब्रूनर और वुड को जाता है। स्कैफोल्डिंग एक प्रकार का टेम्परेरी सपोर्ट है एक लर्नर को एक सेल्फ रेगुलेटेड, एक सेल्फ सफिशिएंट, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने में। और स्कैफोल्डिंग भी कई प्रकार के होते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग है, वाइगोत्स्किन स्कैफोल्डिंग है। और स्कैफोल्डिंग का मतलब ही एक प्रकार का टेम्परेरी सपोर्ट बच्चे को देना ताकि बच्चा लर्निंग प्रोसेस को आगे कर सके। एसिस्टेड लर्निंग का मतलब ही होता है कि बच्चे को लर्न करने में एसिस्ट करना, उसकी हेल्प करना। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि एक ऐसा कॉग्निटिव सिस्टम जो बच्चे को सेल्फ गाइड करता है। हम अगर आप लोगों ने वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा तो वाइगोत्स्की सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि बच्चा सोसाइटी के कॉग्निशन से अपने कॉग्निशन को डेवलप करता है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लैंग्वेज प्ले करता है। तो उसमें अगर इंटर डेवलपमेंट से इंट्रा डेवलपमेंट होता है, आउटर से इनर की ओर, सोशल से
पर्सनल की ओर आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा कॉग्निटिव सेल्फ गाइडिंग मैकेनिज्म जो बच्चे के कॉग्निशन को अफेक्ट कर रहा है, जो बच्चे को और बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बना रहा है, हम उसे ही प्राइवेट स्पीच कहते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट वन, स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू। स्कैफोल्डिंग से क्या समझते हैं? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? स्कैफोल्डिंग प्रोडक्ट नहीं है, स्कैफोल्डिंग एक मेथड है, एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसी 3 और 4 के साथ आप 2 को भी इंक्लूड कर लीजिए। सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग दैट सडनली अपीयर्स। एक ऐसा अधिगम जो अचानक से घटित होता है व्हेन अ रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन और इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस इज गिवन कॉल्ड। डिस्कवरी लर्निंग का मतलब होता है कुछ नया डिस्कवर करके, कुछ नया इनोवेट करके, कुछ नया वाइल्ड आइडियाज के साथ लर्न करना, ये ऑप्शन नहीं होगा। रॉट लर्निंग का मतलब होता है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट सोचे समझे चीज़ों को रॉट मेमोराइज करना। लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या होता है? लेटेंट लर्निंग को कॉइन करने का क्रेडिट एडवर्ड टॉलमेन को जाता है, जिसे छिपा हुआ अधिगम या प्रच्छन्न अधिगम कहते हैं। लेटेंट लर्निंग कहता है कि लर्निंग होता है, लेकिन ड्यू टू प्रॉपर इंसेंटिव, ड्यू टू प्रॉपर बोल सकते हैं, ड्यू टू बोल सकते, जब तक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं मिलता, प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिलती है, प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं होते, प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिलता, तब तक वो दिखता नहीं है। तो इसलिए वो हिडन होता है, लेटेंट तो होता है बट वो दिखता नहीं, इसलिए इसे लेटेंट लर्निंग कहते हैं। सो लेटेंट लर्निंग का मतलब एडवर्ड टॉलमेन की भाषा में क्या है? नॉट एपेरेंट इन द लर्नर्स बिहेवियर एट द टाइम ऑफ लर्निंग बट सुटेबल मोटिवेशन एंड सर्कमस्टेंसेस फैसिलिटेट द लर्निंग एज ओवर्ट यहाँ पे। और इसी के साथ एडवर्ड टॉलमेन कॉग्निटिव मैप के कंसेप्ट को भी कॉइन करते हैं। कॉग्निटिव मैप का मतलब होता है संज्ञानात्मक मानचित्र। इसे कंसेप्ट मैप से कंफ्यूज ना करें। कंसेप्ट मैप को नोवाक ने दिया था और कॉग्निटिव मैप को किन्होंने दिया है? एडवर्ड टॉलमेन। कॉग्निटिव मैपिंग का मतलब होता है कि अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करना कॉग्निटिवली या मेंटल एक्टिविटी के थ्रू, लैंडमार्क्स का, रूट्स का, शॉर्टकट्स का। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि एडवर्ड टॉलमेन थे बिहेवियरिस्ट, लेकिन वो एकमात्र ऐसे बिहेवियरिस्ट हमें दिखते हैं जो बिहेवियर को मेनली कॉग्निटिव प्रोसेस मानते हैं। अदर बिहेवियरिस्ट की बात करें तो वो ब्रेन को या माइंड को एक स्विच बोर्ड मानते हैं, एक ब्लैंक टैबलेट मानते हैं, एक टेबुला रजा मानते हैं, जिसमें स्टिमुलस को देखकर हमारा रिस्पॉन्स होता है, उसमें थिंकिंग का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात करें तो उसमें क्या यार, इनपुट की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, आउटपुट की बात करें। इनपुट में अगर स्टिमुलस की बात करें, आउटपुट में रिस्पॉन्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारा थिंकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थिंकिंग स्टिमुलस के बीच में और रिस्पॉन्स के बीच में मीडिएट करता है, यही हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव प्रोसेस मानता है। लेकिन बिहेवियरिस्टिक प्रोसेस में या बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी में या बिहेवियरिज्म में हमारे दिमाग को एक ब्लैंक टैबलेट मान लिया गया। लेकिन टॉलमेन यहाँ पे बिहेवियर को मेनली कॉग्निटिव प्रोसेस मानते हैं। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियरिस्टिक दिखते हैं यहाँ पे। So as per this question, the right answer will be latent learning. Sudden का मतलब है कि वो दिख रहा है, वो हो चुका पहले ही, लेकिन जब तक दिखेगा नहीं। क्योंकि बिहेवियरिज्म क्या मानता है कि एक ऐसा लर्निंग जो अपने नेचर में ऑब्जर्वेबल हो और वेरीफाइबल हो, जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑब्जर्वेबल लर्निंग की बात ड्यू टू प्रॉपर रीइंफोर्समेंट इंसेंटिव के साथ लेटेंट लर्निंग के साथ जोड़कर आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिविटी और क्रिएटिंग और इफेक्टिव सरप्राइज इज अ कॉम्बिनेशन of flexibility in thinking and reorganization in understanding to produce dash and dash. I repeat, creating और creative thinking को हम लोग कई बार creating भी कहते हैं, is a combination of flexibility in thinking and reorganization in understanding to produce dash and dash. New ideas, solutions, innovative ideas, conclusion, new ideas, कंक्लूजन उतना ज़्यादा नहीं होगा, याद रखिएगा। न्यू आइडियाज़ और सॉल्यूशन और इनोवेटिव आइडियाज़
और सॉल्यूशन। तो कई बार हम इनोवेटिव आइडिया को हम लोग क्रिएटिविटी के साथ ज़्यादा जोड़ते हैं। न्यू चीज़ भी ठीक है, लेकिन हम लोग इनोवेटिव वर्ड, हम डिस्कवर, हम आप बोल सकते हैं अनबॉक्स, हम आउट ऑफ द बॉक्स, हम ओपन एंडेड टर्म को हम ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। एक बार ऑप्शंस के साथ अगर पढ़ें इसे, क्रिएटिविटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिव आइडिया फ्लेक्सिबल होता है, डाइवर्जेंट होता है इन थिंकिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन इन अंडरस्टैंडिंग टू प्रोड्यूस इनोवेटिव आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी और 4। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बात है। आई होप इन सभी एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन से आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन के द्वारा बन पाई होगी। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।